हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो बढ़िया एकदम। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। तो बच्चे सोच रहे होंगे कि मास्टर आज का लेके आए हो। हम उन्हें लड्डू लेके आए हैं। देखो, क्लास 12 फिजिक्स, सॉरी क्लास 12 हिंदी का जो चैप्टर है, 11वां चैप्टर, जेकर नाम का है रे हंसते हुए मेरा अकेलापन। जैसे तुम्हारा अकेलापन जो था ना बचपन में, ठीक है, या फिर तुम अकेलापन में भी हंसते थे, ठीक है, उस टाइप से इसको कोरिलेट मत करना, ठीक है। मतलब ये चैप्टर का नाम है और ये एक डायरी वाली विद्या है, ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। बच्चे सोच रहे होंगे कि मास्टर आज के इस वीडियो में क्या क्या पढ़ाने जा रहे हो। तो हम बोले कि देखो, आज का जो वीडियो है ना हिंदी का, इसमें पहला बात तो हम इसका व्याख्या कर देंगे, मतलब इस कहानी में या फिर जो ये जो चैप्टर है उसमें हुआ क्या था। उसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव करवा देंगे और साथ में इंपॉर्टेंट वाले जितने भी सब्जेक्टिव है वो करवा देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चे सोच देंगे चलो मास्टर अब बताओ कि करना क्या है। हम बोले चलो आओ पहले लेखक परिचय पढ़ते हैं। सबको पता होगा कि मास्टर कोई भी चैप्टर अगर हमको पढ़ना होता है तो सबसे पहले तो हमको लेखक परिचय पढ़ना होगा कि भैया ये जो चैप्टर है वो लिखे थे कौन, ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, क्या हुआ था, तो सब कुछ पढ़ना है भैया आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखक परिचय की अगर बात की जाए तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वो लिखा गया हो किनके द्वारा भैया, मलयज द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया हो भैया, मलयज द्वारा। तो आपसे अगर राइटर का नाम, बच्चे बोलेंगे मास्टर का राइटर का नाम पूछता है, हम बोले हाँ बिल्कुल पूछता है। आपसे पूछ देगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तब बोलिएगा भैया मलयज जी जो है वो लिखे हुए थे क्या, हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन लिखे हुए थे भैया, मलयज जी लिखे हुए थे। या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन मलयज जी की कृति है, तो बोलिएगा भैया हंसते हुए मेरा अकेलापन है वो किन कौन लिखे हुए हैं, मलयज जी लिखे हुए हैं। चलिए अब इनके जीवन काल के बारे में जानते हैं। तो मलयज जी का जन्म जो हुआ था 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भैया, 1935 ईस्वी में। और 1982 ईस्वी में इनका डेथ हो गया था। बहुत कम साल ये जी पाए हुए थे। देख लो डिफरेंस, देख लो कितना फुट रहा है। तो 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1982 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। अगर बात की जाए इनके जन्म स्थान की तो इनका जन्म स्थान हुआ था भैया बाबा की नगरी में। कहाँ पे हुआ था भैया, यूपी में हुआ था। लगभग जितने कवि है ना ज्यादातर का जन्म हुआ है भैया यूपी में ही हुआ था, मतलब बाबा की नगरी में ही हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का कहाँ हुआ था भैया, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इससे जो पहले का चैप्टर पढ़े थे उनका भी जन्म हुआ था भैया उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ज्यादातर जो लेखक होते हैं उनका जन्म कहाँ होता है भैया, उत्तर प्रदेश में ही होता है। तो आपसे जब भी पूछे तो भैया कहाँ पे हुआ था, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, जहाँ से अभी जो है ना सांसद कौन है पता ही होगा, भोजपुरी फिल्म के एक स्टार है। तो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। किनका भैया, मलयज जी का। अगर इनका मूल नाम देखा जाए, मतलब इनको किस नाम से पुकारा जाता था, तो भरत जी श्रीवास्तव। यहाँ से देखो ऑब्जेक्टिव जहां जहां बनेगा ना वहां पे ऐसे हम से लिख देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कहाँ से बन सकता है कि भैया अकेलापन जो है, हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन लिखे हुएगा, तो बोलिएगा भैया मलयज जी लिखे हुए हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और बात की जाए इनके जन्म स्थान की तो बोलिएगा भैया बाबा की नगरी में हुआ था, मतलब उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इनका मूल नाम भी पूछा जा सकता है तो बोलिएगा भरत जी श्रीवास्तव जो है इनका मूल नाम है। अगर बात की जाए इनके माता जी का नाम, तो माता जी का नाम क्या था भैया, प्रभावती देवी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो इंपॉर्टेंट है वहां पे इसे कर देते हैं। तो माता जी का नाम क्या था, प्रभावती देवी। और पिताजी का नाम क्या था, त्रिलोकीनाथ वर्मा, ठीक है। तो पिताजी का नाम क्या था भैया, त्रिलोकीनाथ वर्मा। त्रिलोकी जैसे भी चल रहा है ना सावन, तो त्रिकाल तो ऐसे ही को रिलेट करना है, त्रिलोकी, त्रिलोकीनाथ वर्मा, ठीक है। और प्रभावती जो है त्रिलोकी। देखो ऐसे 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 कोरिलेट करना है कि देखो मलयज जी, उनके पिताजी का नाम क्या था, त्रिलोकी। त्रिलोकी से आता है ना त्रिकाल, इस टाइप का, मतलब शंकर जी से कोरिलेट होता है ना। शंकर जी की वाइफ क्या थी, पार्वती थी। तो प्रभावती और पार्वती में थोड़ा कोरिलेट हो रहा है ना। तो कोई चीज में कोरिलेट करोगे ना तो वो ज्यादा दिन तक याद रहता है, ठीक है। अगर बात की जाए भैया इनके शिक्षा की, तो इनके शिक्षा की बात करते हैं तो एमए किए हुए थे किससे, अंग्रेजी से। पूछा जा सकता है कि एमए किस चीज से किए थे, तो बोलो बोलो ना। हाँ बच्चे बोलेंगे मास्टर ये तो अंग्रेजी से एमए किए हुए थे। किस चीज से एमए किए थे, अंग्रेजी से एमए किए हुए थे, ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मतलब अंग्रेजी से एमए किए हुए थे। कहाँ से किए हुए थे भैया, यूपी से ही किए हुए थे। विशेष इनके छात्र जीवन के बारे में जान लो। देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ था, ठीक है। ये सब उनके विशेष जीवन के बारे में लिखा गया हुआ है। इनके कृति को देखते हैं कि भैया इनकी जो कृति है वो क्या क्या है। अगर बात की जाए कविता की, तो कविता क्या है, जख्म के धूल, वाह वाह, जख्म के धूल अपने होने पर अप्रकाशित करता हुआ, ये इनकी कविता है। क्या है भैया, ये इनकी कविता है। ये कविता किनकी है, मलयज जी की। किनकी है भैया, मलयज जी की। बच्चे सोचेंगे मास्टर राइटिंग ऐसे कैसा हो रहा है आज। हम बोल रहे हैं कि देखो होता है कभी कभी जिंदगी में ये सब। तो बात की जाए इनके कृति की, तो जख्म के धूल जो है वो इनकी कविता है। और अपने, है ना, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, ये भी इनकी क्या है, कविता ही है। आलोचना की बात की जाए तो कविता से साक्षात्कार और संवाद, कविता से साक्षात्कार ये इनका क्या है भैया, आलोचना है। और संवाद और
लाफ, ये भी इन्हीं का कृति है, ठीक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो ये तो भैया एक डायरी है। जब भी पूछा है कि भैया हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, तो लिखिएगा कि एक डायरी है, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भयंकर वाला बनता है। अब देखो, अब लेखक के बारे में तो जान लिए, अच्छा खासा जान लिए। बच्चे बोलेंगे मास्टर क्या क्या जानो, एक बार रिपीट कर दो। हम बोले कि देखो फिर से रिपीट कर देते हैं कि जो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो चैप्टर है वो लिखे हुए थे कौन भैया, मलयजी जी लिखे हुए थे। इनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ हुआ था भैया, बाबा की नगरी मतलब उत्तर प्रदेश में हुआ था, आजमगढ़ में हुआ था, ठीक है। अगर इनके मूल नाम की बात की जाए तो इनका जो मूल नाम था वो क्या था, भरत जी, ठीक है। भरत जी राम जी के होता है ना पिताजी, इसे कोरिलेट करना, राम जी के पिताजी भरत जी। इनके माता का नाम या और पिता का नाम कोरिलेट करना हो तो कोरिलेट कैसे करेंगे, त्रिलोक त्रिकाल इस टाइप का, तो त्रिलोकीनाथ वर्मा। और इनकी माता जी का नाम होता है ना, शंकर जी की वाइफ क्या थी, पार्वती थी, तो प्रभावती देवी। इस ढंग से कोरिलेट करना है। बात किया जाए इनके शिक्षा की, तो शिक्षा एमए किए हुए थे अंग्रेजी से, और कहाँ से किए थे भैया, उत्तर प्रदेश से किए हुए थे, ठीक। इनकी कृतियां की बात किया जाए तो जख्म के धूल, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप, और हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये सब इनकी कृति है। अब आते भैया पाठ परिचय कि भैया पाठ में क्या क्या है वो हमको बताओ। बोले कि चलो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया भैया कि लेखक परिचय में हम क्या क्या पढ़े, अब पाठ परिचय जानते हैं, ठीक। इस पाठ में क्या क्या पढ़ना है। तो पाठ परिचय में क्या है कि प्रस्तुत पाठ, मतलब जो प्रस्तुत पाठ क्या है, प्रस्तुत पाठ मतलब दिया गया पाठ। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, एक डायरी है, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेंगे कि हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, तो बोलिएगा कि एक डायरी है जिसे मलयज जी द्वारा लिखा गया हुआ है, ठीक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है जिसे किसने लिखा भैया, तो मलयज द्वारा लिखा गया हुआ है। मलयज अत्यंत आत्मसहज किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे, बहुत एकदम शांत सुशील इंसान थे। बहुत बोल रहे हैं ना, जिनको ना बोलते हैं गाँव देहात में कि गाय जैसन है भाई, कितना शांत स्वभाव का थे, तो उसी टाइप के ये मलयज जी थे। डायरी लिखना मलयज के लिए जीवन जीने के क्रम जैसा था, मतलब जैसे आदमी जीवन जीने के लिए होता है ना कि सांस उस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, सेम उसी ढंग से मलयज जी को डायरी लिखना मतलब एक तरीका से इनका जीवन का पार्ट बन गया हुआ था, ठीक है। जीवन जीना मतलब होता है ना कि सब जीवन जीता है किसी और मकसद के लिए, तो ये जीवन जीते थे डायरी लिखने के लिए, इस ढंग के ये मलयज जी हो गए थे। डायरी की शुरुआत ये कब किए थे भैया, 15 जनवरी 1951 ईस्वी से शुरू होती है, ठीक है। डायरी की शुरुआत कब किए थे, 15 जनवरी 1951 ईस्वी को। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जब उनकी आयु केवल 16 वर्ष थी। ये पूछा जा सकता है कि जो मलय जी थे वो कितने वर्ष की उम्र से डायरी लिखना शुरू कर दिए थे, तो बोलिएगा कि जब 16 वर्ष के थे ना, उसी वक्त से वो डायरी लिखना शुरू कर दिए थे। गाँव देहात में पता चला कि 16 वर्ष का, 18 वर्ष का हो जाता है उसको फील नहीं होता कि हम 18 साल के हैं। 20 साल के हो जाता है उसके बाद समझ में आता है अच्छा दुनिया ये है, हम ये समझ रहे थे। तो इस ढंग का कुछ होता है, ठीक है। ऐसा ऐसा बहुत होता है। तो 18 और 20 वाला का तो पता नहीं रहता है। 16 वर्ष से डायरी लिखना ये क्या कर दिए थे, आरंभ किए थे। और ये अपने अंतिम क्षण तक ये डायरी लिखे हुए थे। डायरी लिखने का यह सिलसिला 9 अप्रैल 1982 तक चलता रहा, जब उन्होंने अंतिम सांस ली थी, अर्थात मतलब 47 साल, ठीक है, तक जीवन में। 47 साल का इनका जीवन था, उसमें 32 साल तक मलयज अपना डायरी ही लिखे। सोचो कि 47 साल की उम्र में, मतलब 16 वर्ष की उम्र से जब ये डायरी लिखना स्टार्ट किए थे ना, तो पूरा अंतिम सांस तक लिखते चले गए। 32 साल तक ये डायरी लिखे, ठीक है, 32 साल तक। तो जब उन्होंने अंतिम सांस लिया था तब तक ये डायरी लिखे हुए थे, ठीक है। डायरी के ये पृष्ठ कवि आलोचक मलयज के समय उथल पुथल और उनके निजी जीवन के तकलीफ बेचैनियों के साथ गहरा रिश्ता बनाते हैं। मतलब जो डायरी वो लिखते थे उसमें डायरी में क्या अपने दैनिक जीवन के बारे में कुछ कुछ लिखते थे, उनके दैनिक जीवन में क्या उथल पुथल चल रहा है, ठीक है। इस सब को एक होता नहीं कि रिश्ता ढंग का क्रिएट करते थे अपनी डायरी में। इस डायरी में इस डायरी में औसत भारतीय लेखक के परिवेश को आप उसकी समस्त जटिलता में देख सकते हैं। मतलब जो वो डायरी लिखते थे ना, तो उसमें जो भारत के जो लेखक थे उनके परिवेश वगैरह को लिखते थे कि देखो फलाना ऐसे रहते थे, फलाना का स्वभाव ऐसा था, फलाना ये चीज़ लिखे हुए थे। ये कौन करते थे भैया, जो डायरी लिखते थे। तो डायरी कौन लिखते थे भैया, मलयज जी लिखते थे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। मलयज जी ने डायरी के माध्यम से, तारीख के माध्यम से विभिन्न जगहों का यथार्थ चित्रण किया है। मतलब जहाँ जहाँ गए थे वहाँ लिख दिया कि अच्छा देखो हम ना 2023 ईस्वी में यहाँ पे गए हुए थे, लो यहाँ पे एक डायरी लिख दी है। तो ये डेट वाइज बहुत यादों को एकत्रित करके रखे हुए हैं। कौन, मलयज जी। लेखक ने तारीख के साथ साथ अपने जीवन के सभी घटनाओं का भी चित्रण किया है, दर्शाया भी है क्योंकि देखो क्या क्या हुआ था। यह पाठ में लेखक की 1500 पृष्ठों में फैली हुई डायरिया की एक छोटी सी झलक है। मतलब ये जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ना, चैप्टर हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये 1500 पेज में है, ठीक। लेकिन उसका एक झलक यहाँ पे आपके सामने रखा गया हुआ है कि भाई देख लो थोड़ा बहुत ये चैप्टर में क्या क्या हुआ था, ठीक। तो एक झलक इसको हम लोग बोल सकते हैं। सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे थे। अब स्टार्ट हो रहा है कुछ कुछ डायरी का बात कि सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक डायरी में लिखे हुए थे वो कि सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं। मिलिट्री की छावनी के लिए
ईंधन के लिए उस सीजन में क्या होता है कि आगे आने वाले सीजन के लिए ये सब पेड़ काटे जा रहे थे। मतलब ये होता है कि जब जाड़ा वगैरह होता है ना, तो मिलिट्री लोग का जहाँ पे वास रहता है वहां पर उसका छावनी बनाया जाता है, मतलब रहने के लिए ना होता है, कुटिया टाइप का बनाया जाता है। तो उस सब चीज के लिए क्या हो रहा था भैया, पेड़ काटे जा रहे थे। और ईंधन के लिए, ठीक है, ईंधन मतलब होता है ना कि जलावन उलावन के लिए पेड़ काटे जा रहे थे। किसके लिए भैया, मिलिट्री के लिए। ठीक है, तो जब भी पूछा कि पेड़ किसके लिए काटे जा रहे थे, मिलिट्री के छावनी उबनी के लिए पेड़ काटे जा रहे थे, ईंधन के लिए पेड़ काटे जा रहे थे। मौसम एकदम ठंडा हो गया, वाह वाह, एकदम मौसम ठंडा हो गया। बूंदा बूंदी हवा चलने लगी, इससे ज्यादा सुकून क्या मिलेगा। एक कलाकार के लिए यह मतलब जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद को ठंडा हो। मतलब एक कलाकार के लिए एक चीज होना चाहिए कि उसके अंदर आग भी हो, ठीक है, और वो ठंडा हो, मतलब खुद को ठंडा करके रखे। आग होने का मतलब होता है कि वही आग तो उनसे कुछ लिखवाता है, या फिर होता है ना कि मोटिवेट करता है वो चीज़, ठीक है। और स्थिर माइंड सेट के साथ भी लिखना पड़ता है, तो दोनों चीज़ होना चाहिए, एक तो फायर भी होना चाहिए और साथ में कैप्टन कूल वाला फीलिंग भी होना चाहिए, मतलब एकदम शांत माइंड से रहना चाहिए, ठीक। अब ये बात हो रही भैया 18 जून, यहाँ पे 1957 होना चाहिए आई थिंक, यहाँ पे क्या लिख दिए गए हुए हैं, 18 जून 1957 ईस्वी को एक खेत की मेड़ पर कौवा बैठी हुई थी, ठीक है। देखकर कवि कहते हैं कि मतलब एक खेत उत है, उसमें कौवा बैठा हुआ है, ठीक है, आड़ी उड़ी पर कौवा बैठा हुआ है। उसको देखकर लेखक कहते हैं कि उम्र की फसल पक कर तैयार, ठीक है, मतलब उम्र की जो फसल है, फसल अपना जो है वो पक कर तैयार हो रखा है। सपनों का सुहाना रंग अब जर्द पड़ चला है। ये सब देखो, ये जब लेखक लोग है ना, ये लोग का भाषा है ये, ठीक, कि उम्र की फसल पक कर, ये जो चैप्टर है ये थोड़ा मतलब होता है ना बेढंगा टाइप का चैप्टर है। एक और चैप्टर इससे पहले जो पढ़ाए थे उसके बारे में भी बताए थे, ठीक है, कि वो चैप्टर जो प्रगीत और समाज, ठीक है, वो चैप्टर थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। और सेम उसी टाइप का ये चैप्टर है जिसको समझना में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। तो उम्र की फसल पक कर तैयार, सोपानों का सुहाना रंग अब जर्द पड़ चला है। एक मधुर आशापूर्ण फल जिसने अनुभव की तिताई के छिलके उतार फेंके। मतलब ये हो रहा है कि फसल अब पक चुकी है, ठीक है, फसल अब पक चुकी है और वो होता है ना कि अब यूज करने लायक है, ठीक है, उसके जो छिलके हैं वो फेंके जा रहे हैं, मतलब उतर के हट रहे हैं, मतलब फेंके जाने लायक हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे एक खेत में उपजाए गए फसल की बात की जा रही है कि फसल अब तैयार वगैरह हो रखा है, ठीक है। उसके बाद 4 जुलाई की बात यहाँ पे की जा रही है कि आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई, ठीक है, मतलब ये डायरी का ये कुछ हिस्सा उठा के यहाँ पे लिखा गया हुआ है, देखो। अब 1,500 पेज को अब एक पेज में 2 पेज में समझाया जाए तो समझने में तो दिक्कत हो भी करेगा। अब यहाँ लिखा हुआ कि आज भी चिट्ठी नहीं, ठीक है, आज भी कोई चिट्ठी नहीं। अब पूरा डायरी पढ़ोगे तो पता चलेगा कि हाँ कि चिट्ठी लिख कौन रहा था, चिट्ठी दे किसको रहा था और कैसी चिट्ठी की बात हो रही है। अब यहाँ पे डायरेक्टली उठा के दे दिया गया हुआ, तो हम डायरेक्टली पढ़ रहे हैं कि आज भी कोई चिट्ठी नहीं। तबीयत किस कदर बेजार हो उठी है, दोपहर तक आशा रहती है कि कोई चिट्ठी आएगी, पर भारी भारी सी दोपहर बीत जाती है और कुछ नहीं आता है। अजीब सी बेचैनी मन में होती है। ये क्या है भैया, एक डायरी का हिस्सा है। डायरी में ये चीज लिखा गया हुआ है कि कभी भी चिट्ठी आ ही नहीं रही है, दोपहर तक इंतजार करते हैं, एक कड़कड़ा धूप में बेचैनी बहुत बढ़ जाती है, उसके बावजूद भी कोई चिट्ठी नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद आते भैया 30 अगस्त 1976 की बात की जा रही है कि सेब बेचती लड़की, उसकी कलाइयों में इतना जोर न था कि वह चाकू से सेब की एक फांक काट कर ग्राहक को चिखाती। मतलब ये सब डायरी का एक हिस्सा है। अब तो होनी नहीं जाता है कहीं घूमने, तो आजकल का बच्चा क्या करता है कि फोटो कैप्चर कर लेता है। तो वो जो लेखक थे वो क्या कैप्चर करते थे, वो अपने डायरी में ये सब चीज लिख देते थे। जैसे ही देखते थे ना कुछ हो तो वो लिख देते थे डायरी में कि देखो सेब बेच रही कोई लड़की है और उसके कलाई में इतना पावर नहीं है, मतलब उसके अंदर उतना हिम्मत नहीं है, मतलब होता है ना कि बच्ची रही होगी कि वो एक सेब का फाक काट कर चिखा सके कि हाँ कि भाई देखो मीठ उठा है कि नहीं। ऐसा होता है ना कि भाई सेब काट के चिखाया जाता है, या फिर कोई फल आपको चिखाया जाता है कि देखिए ना मालिक का खा के देखिए पक्का मीठा है, आप भरोसा कीजिए हम पर, ठीक है। और दे देता है मीठा वाला, ठीक है, मतलब खिया देता है मीठा वाला, दे देता है खट्टा वाला। होता है ना ऐसा, किस किस के साथ हुआ है कमेंट करना। हाँ कि मास्टर सही बात बोल रहे हैं कि जब वो चिखाता है तब पता चलता है कि हाँ कि एकदम क्या मिठास है, मिठास है। और उसके बाद जब घर पर खाते हैं तो उसके बाद मम्मी गाली देती है कि यही सेब खरीद के लाया है, यही अंगूर खरीद के लाया है, क्या खरीद के लिया है। ऐसा होता है ना, बहुतों के साथ ऐसा होता है, हमारे साथ तो होता है भाई। तो 2-4 बार उसने कोशिश की, फिर भी खिसियाई और हंस उठकर मतलब चाकू मेरे हाथ में थमा दी। मतलब ऐसा क्या हो रहा है, मतलब एक होता है ना कि दुकान पे लेकर गए थे, सेब खरीदना चाह रहे थे, लेकिन वहां दुकान पे एक बच्ची थी और वो बच्ची क्या कर रही थी कि सेब काटने की कोशिश कर रही थी और गुस्सा भी रही थी, सेब न कटा रहा था, ठीक है। अब जब नहीं कटा तो लेखक के हाथ में थमा दिए कि लीजिए अंकल जी आप खुद काटिए इसको, ठीक है, थमा दी। और खुद चख लो मीठा है सेब, मतलब वो लड़की बोली कि खुद चख लीजिए काट के सेब सेब कि ये मीठा है। सेब तो वैसे ही मीठे थे, उनका रेग और खुशबू देखकर उनकी किस्म पहले से जान चुकी थी। मतलब देखने से भी पता चल जाता है कि भाई जो है
सेब ठीक ठाक लग रहा है, मतलब देखने से भी बहुत कुछ पता चल जाता है। तो एक डायरी का एक हिस्सा है जहाँ पे लेखक क्या करने गए थे भैया, सेब वाले दुकान पे गए हुए थे। एक सब डायरी का एक हिस्सा है, ये डायरी का एक हिस्सा है जहाँ पे लेखक लिखे हुए हैं क्या कि हमारा पत्र नहीं आ रहा है, भूल गई क्या। अब 1978 की बात हो रही है। जो कुछ लिखता हूँ वह सब जो कुछ लिखता हूँ वह सबका सब रचना नहीं होता। पृष्ठ तो और भी है, जितना कुछ मैं भेजता हूँ, ठीक है, उसमें रचना का कोई बीज नहीं होता। ये सब डायरी का एक हिस्सा है, ठीक है, ये सब पढ़िए। इधर पता नहीं कितने सालों से मेरा जीवन का केंद्रीय अनुभव लगता है कि डर है, मैं भीतर से बेतरह डरा हूँ व्यक्ति हूँ। मतलब ये सब डायरी में लिखे हुए हैं कि होता है, और फीलिंग अपना लिखे हुए हैं, ठीक है, फीलिंग अपना लिखे कि हाँ कि कभी उनको डर लग रहा था तो लिख दिए थे कि भैया हमको डर लग रहा है। तो ये सब अपना डायरी में ये सब एकत्रित करके लिखे हुए हैं। कौन? मल्यज जी, ठीक है, अपने जीवन काल में पूरा डायरी ये लिखवे किए, तो सब कुछ यहाँ पे लिख दिए हुए हैं, ठीक है, कि इधर पता नहीं कितने सालों से मेरा जीवन का केंद्रीय अनुभव लगता है कि डर है, मैं भीतर से बेतरह डरा हुआ व्यक्ति हूँ। इस डर के कई रूप हैं। बुरी बुरी बीमारियों का डर, घर का जब कोई आदमी बीमार पड़ता है तो मुझे डर लगता है कि कहीं उसे भयंकर बीमारी न लग गई हो, और तब मैं क्या करूँगा, ये किस अस्पताल में मैं इसे ले जाऊँगा और कैसे इसका इलाज करवाऊँगा। मतलब ये सब डायरी में होता है, नॉर्मल सोच, बस इतना ही सोचना है कि आज का जो यूट्यूब चैनल पे नहीं बनता है ब्लॉग वीडियो, तो ब्लॉग में नहीं बताता है हाँ कि भाई बा देखो हम अभी सुबह उठ गए हुए हैं, हम अपना मुँह वो नहीं अभी धोए हुए हैं, बेडवा पर उठता है, होता है ना ब्लॉग वीडियो में कि बेड पे उठा, उसके बाद स्टार्ट करता है कि देख भाई वाह हम अभी जस्ट उठे हैं, अभी जस्ट उठे हैं, हमारे मुंह पे डायरेक्ट धूप पड़ा है तो हम उठे हैं, सब कुछ बता दिया है। तो उसके बाद देखो हम ब्रश करने जा रहे हैं, और छुछुनर तो देखबो करता है सब कुछ, क्योंकि ब्रश करने जा रहा है, देखो देख 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 ब्रश करने जा रहा है, कौन पेस्ट यूज़ कर रहा है, देखो देखो वो जो है यूट्यूबर कौन पेस्ट यूज़ कर रहा है। तो आजकल का ब्लॉगर, ठीक है, उनको आपको रिलेट कर सकते हो भैया मलय जी से, क्योंकि मलय जी डायरी लिखते थे, ठीक है, डायरी लिखते थे। और आजकल तो ब्लॉगिंग वीडियो चलता है कि देखो हम आज 2 रोटी खाए हैं, आज आप क्या वो खाए हैं। तो ये ढंग का होता है ऐसा, ठीक है। ये कब होता है भैया? ब्लॉग वीडियो में कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है, ठीक है। डर लगता है कहीं जाएगा सूसू करने तो बोलेगा कि हम जा रहे हैं सूसू करने, कुछ भी हो सकता है। अब चलो ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में क्या है कि मलयज जी का जन्म कहाँ हुआ था? सबको पता था भैया, यूपी में हुआ था, मतलब बाबा की नगरी में हुआ था। और वह आजमगढ़ में, आजमगढ़ में, तो आजमगढ़ यूपी में हुआ था। ऑप्शन देख लो, उत्तर प्रदेश आजमगढ़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ठीक है। अब तुम लोग बहुत क्या करेगा कि यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है, महुई 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 रट के आएगा, कुछ नहीं। यूपी का मतलब डायरेक्टली समझना है बाबा की नगरी। अब बाबा की नगरी के बाद एकदम आ जाना भोजपुरी सुपरस्टार आजमगढ़, वहीं पे हुआ था इनका जन्म। किनका भैया? मलय जी का। मलय जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? सब बोलेगा भैया 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, यूपी में हुआ था और आजमगढ़ में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मलय जी के पिता का नाम क्या था? हम बताए किए थे कि त्रिकाल या फिर त्रिलोकी को रिलेट करो। त्रिकाल, कहाँ त्रिकाल दिख रहा है? त्रिकाल यहाँ दिख रहा है। तो त्रिकाल मतलब यहाँ त्रिलोक है, मतलब त्रिकाल से रिलेट करो तो त्रिकाल, त्रिलोकी। और त्रिकाल मतलब होता है भगवान शंकर जी के लिए यूज किया जाता है। तो पार्वती या फिर प्रभावती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। को रिलेट करके याद करोगे, इजी रहेगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? नहीं बताएंगे, बच्चे बोलेंगे कि हमको पता है, आप अकेला बताइएगा। तो ये सब पता होगा। इस सब क्वेश्चन में क्या है जो नहीं पता रहेगा? मलय थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की कविता है, मतलब ये जो रचना है? क्या कहानी है? बच्चे बोलेंगे ना ना, कहानी कहाँ, यात्रा भी नहीं है, व्यंग भी नहीं है, यह एक डायरी है जो कि मलेज द्वारा लिखा गया हुआ है। अपने जीवन के 32 साल तक डायरिये लिखते रह गए। 47 साल जिए, उसमें 32 साल तक डायरिये लिखते रह गए। 16 साल से लिखना स्टार्ट किए थे। मलेज का मूल नाम बताए, तो मलेज का मूल नाम क्या था? सब बोलेगा भैया भरत जी, भरत जी क्या था भैया? भरत जी श्रीवास्तव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस पार्ट में आया है कि आदमी यथार्थ को जीता नहीं, यथार्थ को रचता है? तो वही चैप्टर का है, ठीक है। और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी पूछता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन आगे चलकर सब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है ना लिखा हुआ बात कि आदमी यथार्थ को जीता नहीं है, यथार्थ को रचता भी है, ये जो है ये मलेश द्वारा लिखा गया जो चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन, उसी से ये लिया गया हुआ है कि आदमी यथार्थ को जीता नहीं, यथार्थ को रचता भी है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन से ये चीज लिया गया हुआ है। मलयज की कृतिया का नाम बताइए। तो जख्म पर धूल, सबको पता है कि हाँ था, उन्हीं का था। ये कविता था, 2 कविता था। बच्चे बोलेंगे हाँ अभी जस्ट आप ऊपर पढ़ाए हैं। कविता के साक्षात्कार, संवाद, एकालाप, ये सब उन्हीं का था भैया। आलोचना था ये सब, आलोचना। बच्चे बोलेंगे हाँ। हंसते हुए मेरा अकेलापन उनका डायरी है।
अच्छा, उपयुक्त सही होगा। इसमें क्या पूछा है कि उनकी कृतियां का नाम बताइए, तो सब तो उनका कृति है, ये है, तो ऑल करेक्ट। ठीक है। मलयज किस भाषा में एमए किए थे? एमए एमए किए थे कहाँ, पहले ये बताओ। बच्चे बोलेंगे भैया आप ही तो बताए थे कि यूपी में किए थे, और एकदम अंग्रेज बन के किए थे, मतलब इंग्लिश से किए हुए थे। ठीक था। हिंदी से किए थे क्या? नहीं, हिंदी से नहीं किए थे, अंग्रेजी से वो किए थे एमए। मलयज एमए किस चीज़ से किए थे? अंग्रेजी से किए थे। मलयज की रचना इनमें से कौन नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? न आने वाला कल, सदियों का संताप, बलकमल, ये सब कुछ पढ़ पे नहीं किए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कहाँ ये सब है? अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो बच्चे बोलेंगे मास्टर इतना ऑब्जेक्टिव से हो जाएगा क्या? तो देखो, आप प्रैक्टिस के लिए और भी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं कि अब मास्टर यहाँ पे ला दिया इतना ऑब्जेक्टिव तो इतने पर हो जाएंगे। आप टारगेट का एक ले लो। ठीक है। टारगेट का एक गेस ले लो या फिर मॉडल ले लो, कुछ भी ले लो, और उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब उसको रटते रहिए। ठीक है। रटते रहिए, और कहानी मतलब कहानी का मतलब समझ में आना चाहिए। ये सब कहानी समझ में नहीं आता है जल्दी। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन आपके सामने लाए गए हुए हैं। तो बच्चे सोचेंगे मास्टर क्या इसी सब क्वेश्चन में से आएगा? तो हाँ, इस चैप्टर का अगर सब्जेक्टिव आएगा तो इसी सब में से आएगा। ठीक है। और देखो, शुरू का कुछ चैप्टर था, जैसे उसने कहा था, ये सब चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बातचीत अच्छा खासा चैप्टर है, रोज अच्छा खासा चैप्टर है, उस सब का मतलब समझ में आता है चैप्टर का। लेकिन ये जो चैप्टर है ना, ये सब चैप्टर जैसे हंसते हुए मेरा अकेलापन, प्रगीत और समाज, शिक्षा, ये सब थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, तो बच्चों को बोरिंग फील होता है। बच्चों को लगता है कि मास्टर ठीक से समझाया नहीं। भाई खुद से पढ़ोगे फिर भी तुमको लगेगा कि हाँ, कि हमको समझ में नहीं आया है। ठीक है। तो ये सब चैप्टर वैसा है। तो जो चैप्टर समझना है तो उसका वीवीआई सब्जेक्टिव देख लीजिए। अरे देखो, अब इससे शिक्षा कुछ मिलेगा? हम रियलिटी बता रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री तो है नहीं कि इसमें तुमको कॉन्सेप्ट समझना है। ये सब एक तरीका से कहानी है, कविता है, कुछ भी है ना। हिंदी इंग्लिश कहानी कविता होता है, लिटरेचर का लैंग्वेज का भाषा है। तो इसमें उतना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि चैप्टर हमको समझ नहीं आया, फिर कंप्लीट नहीं हुआ है। जो चैप्टर समझ नहीं आया उसका कुछ नहीं करना है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव रट लिए, कहानी खत्म। जैसे ऑप्शन सॉरी जैसे यहाँ पे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था कि डायरी क्या है, तो डायरी किसी साहित्यकार या व्यक्ति द्वारा लिखित उनके महत्वपूर्ण दैनिक अनुभवों का ब्यौरा है, जिसे वह बड़ी ही सच्चाई के साथ लिखता है। डायरी से हमें लेखक के समय का उथल पुथल का पता चलता है कि वो अपने निजी जीवन में किस कठिनाइयों के साथ गुजर रहा है। समझ लो ना कि मतलब डायरी लिखने का मतलब होता है कि तुम डेली क्या क्या तुम अपने जीवन में क्या क्या कर रहे हो, या फिर तुम्हारे जीवन में क्या क्या परेशानी आई, क्या क्या कठिनाई आई, क्या क्या तुम खुशी व्यतीत की है, मतलब सब कुछ एक डायरी में लिख दो, उसी को बोलते हैं कि डायरी है। ठीक है। नॉर्मली डायरी होता है, डायरी 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 को नॉर्मली तुमको रिलेट करना ब्लॉग से, मतलब ब्लॉग में होता है ना कि आज हम ये खाए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है। सेम उसी टाइप से डायरी होता है। तो डायरी में होता है ना, मर्यादा में रख के लिखा जाता है सब कुछ। ये साहित्यकार सभी लिखते हैं, और अच्छी अच्छी बातों को लिखते हैं, सब कुछ मर्यादा के साथ लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने किस डर की बात कर रहे हैं, मतलब लेखक किस डर की बात कर रहे हैं। तो अब लास्ट में क्वेश्चन हम पढ़ किए कि लेखक को इस बात का डर लग रहा है भैया कि कब किसकी तबीयत वगैरह खराब हो जाए, अगर ये चीज़ होता है तो हम कहाँ किसको ले जाएंगे। ठीक है। अस्पताल वगैरह में बीमारी हो रहा है ना, प्रियजनों को बीमारी वगैरह हो जाए, तो हमको बहुत डर लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है समाज में। ठीक है। तो ये यहाँ पे सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पे लिखा गया, आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, बाकी अपने मुंह से लिख सकते हैं। धरती का क्षण का क्या आशा है, ठीक है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। आदमी यथार्थ को जीता नहीं, यथार्थ को रचता भी है। ठीक है। इसका मतलब क्या है वो बस आप पढ़ लेना। देखो एक चीज बता रहा हूँ, ये सब देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लास्ट में कुछ बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो देखो, मैं जितना भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव लाता हूँ, ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव, या फिर पहले तो सब्जेक्टिव की बात करें, सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव रटने की कोशिश मत करना, समझना कि हाँ कि डायरी क्या है, उस चीज को ध्यान से 2-3 बार पढ़ के समझो कि अच्छा ये होता है डायरी। उसके बाद अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करो। ठीक, कितना याद करोगे भाई। हिंदी इंग्लिश का मतलब जब से उसने कहा था में क्या हुआ था, अब तुमको समझ में आ गया तो उसको अपना ढंग से लिख सकते हो। और कितना तुम लाइन बाय लाइन कितना रटोगे। अब रट रहे बीच में सृष्टि भूल गया, ले सृष्टि भूल गया, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, रट रहे यहाँ पे सामाजिक भूल गए। इसलिए ना किसी चीज को समझ लेना, उसके बाद अपना ढंग से लिख सकते हो। तो जरूरी नहीं कि हर एक सब्जेक्टिव हमको यादें करना है ना, बिल्कुल नहीं। आप अपने ढंग से लिख सकते हो, अगर वो चीज आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने ढंग से लिख लीजिए। ठीक है। तो ये जो सब्जेक्टिव यहाँ पे लाए गए होंगे, तो ये नहीं कि भाई मास्टर इतना लंबा चौड़ा दीजिएगा तब तो हम यादें नहीं कर पाएंगे, तो आपको याद भी उतना नहीं करना है। आपको बस यही कोशिश करना है क्योंकि जो इतना जो सब्जेक्टिव का आंसर है ना, इस आंसर को हमको पढ़ना है, और पढ़ के इसका मतलब समझ जाना है, और मतलब समझ के अपनी भाषा में लिख देना है। ठीक है। तो बच्चे बोलेंगे कि मास्टर अब हो गया, आप छुट्टी दे दो। बोले कि बिल्कुल बिल्कुल छुट्टी मिलेगा। तो ऑल दी वेरी बेस्ट प्यारे प्यारे भाई और प्यारे प्यारे बहनों। तो ये क्लास 12th हिंदी का चैप्टर ये भी खत्म हो रखा है। तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।